डिग्री ऑफ फ्रीडम। एडियाबेटिक प्रोसेस में अभी वापस आएंगे हम लोग, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। गुड मॉर्निंग सागर जी। चलिए, ठीक है। क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? डेफिनेशन बताइए मुझे। चलिए मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई एक डायनेमिक सिस्टम है। सब लेट सपोज मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, तो आप बता दीजिए यहाँ पर। लेट सपोज मेरे पास ये कोई एक यहाँ पर एक, सपोज ऐसे यहाँ पर कोई एक बॉल रखी, ठीक है। और लेट सपोज यहाँ पर तीन कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपके पास क्या है। मान लीजिए आपके पास एक ये है, बॉक्स रखा है, और एक यहाँ पर कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है। ये मान लीजिए पार्टिकल, ठीक है। ये वाई है, ये एक्स है। लेट सपोज यहाँ पर आपके पास ये कोई बॉल रखी है। ये कंडीशन फर्स्ट है, ये कंडीशन सेकंड है, और ये कंडीशन थर्ड है। बताओ किसमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? बताओ किसमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम? तीनों केस में अलग अलग बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी कितनी। एक दो एक। और कोई? जल्दी बता दो, उतना टाइम नहीं लगना। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। 353। और किसी का? बाकी लोग भी बताओ जरूर। स्पेरिकल बॉल है। मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, तब तक आपका आंसर आ जाने चाहिए सबका आंसर। जैसे भी ये गलत है,
तो सही है वो तो मैं डिसाइड करूंगा, आप लोग लिख दीजिए। द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ डायनेमिक सिस्टम ठीक है, डायनेमिक सिस्टम is the number of is the number of डायरेक्शन बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, नंबर ऑफ डायरेक्शन लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ डायरेक्शन। ये एक काम करिए, इतना डेफिनेशन भी ना लिख के हम सीधा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू required to describe describe ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF is the number of independent coordinate। देखो देखिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, एक मिनट ठीक कर लीजिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, क्योंकि डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट भी हो सकता, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। बाकी लोग भी मैसेज करते रहे, उसके बाद लिखिए इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब describe completely the position and configuration of the system। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम, ठीक है। चलिए, क्या मतलब हुआ इसका, कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता की कोटि, ठीक है। यानी क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होते हैं जो उस सिस्टम की पोजीशन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब कर पाते हैं, ठीक है। यानी क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि उस सिस्टम को कंप्लीटली, जो भी सिस्टम है, जैसे हमारे पास लेट सपोज ये है, ठीक है, तो मुझे इसके बारे में जानना है, ठीक है, तो आपको पता है ये इधर जा रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब आप ये, मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस का पता होना चाहिए कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है, मैं उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करूंगा। जैसे कि लेट सपोज इस दूसरे केस की बात करते हैं, यहाँ पर कोई मान लीजिए एक पार्टिकल है, इसको मैं डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ, तो मुझे इसका पता होना चाहिए एक्स में कितना है और वाई में कितना है। जैसे यहाँ तो वन डायमेंशन था ना,
ये 1D था, 1D में जा रहा था, तो हमें कितने रिक्वायर्ड था, कितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायर्ड थी, रिक्वायर्ड एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, कितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट थी, एक की। तो आप यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो आपके पास 1 होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक्स में कितना जा रहा है, वही आपका क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब आपको मान लीजिए, देखिए मैं कहीं जा रहा हूँ और मुझे एक पर्टिकुलर कहीं पर आपने मुझे डिस्क्राइब करना कि वो कहाँ पहुंच गए, तो आप सिंपली बोलोगे कि यहाँ से कितनी दूर पे निकल गए होंगे, ठीक है। यानी अगर डिस्टेंस का पता चल जाए, यानी पोजीशन पता चल जाए, ठीक है, तो आप उस सिस्टम को डिस्क्राइब कर पाओगे। तो यहाँ सिर्फ वन डायमेंशन की बात है, केवल एक दिशा में जा रहा है, ठीक है, केवल और केवल एक दिशा में जा रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया। अगर मैं यहाँ सेकंड केस की बात करता हूँ, अगर मुझे इस पार्टिकल को डिस्क्राइब करना है, तो मुझे पता होना चाहिए एक्स में कितना है और वाई में कितना है, यानी मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी जरूरत लगेगी, एक्स और वाई। यही तो क्या, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। तो इंडिपेंडेंट एक्स और वाई इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि स्पेरिकल, ये स्पेयर है, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, ये एक स्पेयर है थर्ड के केस में। तो अगर हम थर्ड देखें तो क्या हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, थर्ड केस में क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, एक तो एक ही दिशा में जा रहा है, क्योंकि एक ही वन डायमेंशन में जा रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें एक ट्रांसलेशन हो जाएगा, लेकिन उसके साथ ये रोल भी कर रहा है, उसके साथ ये रोल भी कर रहा है, तो कितनी हो जाएगी, एक ट्रांसलेशन हो जाएगी, एक रोटेशन हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी समझते हैं कि क्या है। देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो आपके पास कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, DOF, तो आपके आप बोलते हो कि इसमें 3 टाइप के कोऑर्डिनेट होते हैं, या आप बोल सकते हैं कि जो भी पार्टिकल है मॉलिक्यूल्स है उसके टाइप के, उसके पास 3 प्रकार के मोशन हो सकती है। तो सबसे पहले होती है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल, ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, जो एक्सिस में जा रहा है, एक्स में जा रहा है, वाई में जा रहा है, जेड में जा रहा है। दूसरा, इसको बोलते हैं रोटेशन मोशन। तीसरा, वाइब्रेशन, वाइब्रेशनल मोशन। अब देखिए यहाँ पर वापस इस टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर था जो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम था, वो था एक ट्रांसलेशन ओनली, क्योंकि कोई बॉक्स है वो सिर्फ एक एक्सिस में खिसक सकता है, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी, एक ट्रांसलेशन थी बस। यहाँ पर क्या थी आपके पास, यहाँ पर कोई पार्टिकल जा रहा है, तो दोनों की दोनों क्या थी, ट्रांसलेशन थी, दोनों की दोनों क्या थी, आपके पास ट्रांसलेशन। पर इसके केस में देखोगे तो ये क्या थी, आपके पास एक ट्रांसलेशन था, एक रोटेशन भी तो था, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई इसके पास, 2 हो गई। एक ट्रांसलेशन हो गया जब ये जा रहा था, एक ये रोटेट करके भी जा रहा है, एक ऐसे देखो ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है, एक रोटेट करके भी जा रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई इसके पास, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। इतनी बात क्लियर है, बेसिक है ये। जैसे कि आपके पास एक नोट करके एक एग्जाम में भी आया था कि किसी छोटे एग्जाम में आया था कि कोई मच्छर उड़ रहा है, कोई मच्छर उड़ रहा है, तो उसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। सर अगर रोटेशन ना दिखाया गया, नहीं, रोटेशन दिखाएगा नहीं वो आप, लेकिन स्पेरिकल बॉल है, वो रोटेशन मोशन तो करेगी ना।
ये दिखाएगा नहीं आपको, वो बताएगा नहीं कि रोटेशन है या ट्रांसलेशन है। वो सीधा कहेगा स्पेरिकल बॉल है, तो आपको पता है स्पेरिकल बॉल के लिए, देखिए मुझे कोई सिस्टम है, देखिए ये मोशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या है, कैसे करोगे, इंडिपेंडेंट जो कोऑर्डिनेट होता है। तो ट्रांसलेशन देखो, अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है। देखिए, अब देखिए कोई स्पेरिकल बॉल है, ये एक तो क्या करेगी वो, एक तो इंडिपेंडेंट ऐसी है कि वाई में भी जा सकता है। देखिए जब हम पढ़ेंगे आगे डायमोलिक्यूल या डायटॉमिक पढ़ेंगे, पॉलीएटॉमिक पढ़ेंगे, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि अगर मेरे पास देखिए, अब देखिए कोई जैसे कि आपके पास ये है स्पेरिकल बॉल, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है इसके पास कि ये तीनों एक्सिस में ट्रांसलेशन मोशन कर सकती है। अगर मेरे पास ऐसे ना भूल के ये कोई एक प्लेन डिफाइन नहीं किया होता, ठीक है, तो क्या होता है, अब देखो यहाँ पे, तो क्या होता है, ये एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। तो इसके पास कितनी ट्रांसलेशन मोशन हो गई, तीन ट्रांसलेशन हो गई। और ये अगर आप इसकी बात करेंगे, आगे सीखेंगे हम कि अगर रोटेशन की बात करते हैं तो ये रोटेशन कहाँ कहाँ कर सकता है। जैसे कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का हम अभी देखें, हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स देखो आपने क्या है, अपने एक्सिस के अबाउट नहीं कर सकता, अदरवाइज ये क्या करेगा, दोनों एक्सिस के अबाउट रोटेशन भी कर सकता है। तो आगे सीखेंगे हम इसको साथ। ऐसा नहीं दिखाएगा आपको कि रोटेशन है, वो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई स्पेरिकल है तो वो रोटेशन जरूर करेगा। अच्छा, मैंने क्या कहा कि कोई मच्छर है, वो हवा में उड़ रहा है, उसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 to मूव स्पेस will have three translation थ्री ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कोई पार्टिकल है, पार्टिकल फ्री टू मूव इन स्पेस, जैसे कि मच्छर उड़ रहा है, वो भी एक मान लीजिए ऐसे समझिए एक सिस्टम है, उसको उसको आपने डिस्क्राइब करना है। तो क्या है, उसके पास कितनी मोशन होगी, देखिए कोई मच्छर है यहाँ पे, मैं बना देता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मच्छर है, ठीक है। तो अब ये क्या 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 इसके पास हो सकता है, क्या क्या हो सकता है इसके पास मोशन। देखिए ये एक्स में भी जा सकता है, क्योंकि स्पेस में वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। तो इसके अलावा क्या कर सकता है, और तो नहीं कर सकता। तो क्या है, कितनी ट्रांसलेशन मोशन हो गई, थ्री ट्रांसलेशन मोशन। क्योंकि फ्री स्पेस है ना, अगर ऐसा कहा जाता है कि वो एक्स एक्सिस में जा रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वन होती, ठीक है। तो अभी तो वो इंडिपेंडेंट है, कहीं पर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जो है उस सिस्टम को डिस्क्राइब कर पाओ, जो कर पाया उसको ही क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी इसके पास, थ्री ट्रांसलेशन मोशन। चलिए, इतना क्लियर है तो आगे चलो। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, वो आपके पास क्या है, जनरल फॉर्मूला होता है F = 3n - k। n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल और k होता है कंस्टेंट। अभी बताएंगे हम, ठीक है। कंस्टेंट,
ठीक है। वाइब्रेशन का आएगा भाई, वाइब्रेशन आता है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। चलिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है आपके पास, जो आपके काम के हैं बस ये याद रखना, हम एक एक एक्सप्लेन भी करेंगे इसको। 3, 5 और 6, जो 3 ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो होती है मोनो एटॉमिक के लिए, और ये होती है डायटोमिक के लिए, और ये होती है ट्राइटोमिक के लिए। ये वो चीज है जो आपके पेपर में काम आएगी। अब इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं, मोनो एटॉमिक पढ़ लेते हैं डिटेल में। ठीक है, ये ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप इसमें गामा भी तो पढ़ते हैं। गामा क्या होता है, गामा होता है 1+2/f, ये तो पढ़ा है मैंने, इक्वेशन ऑफ स्टेट। पढ़ लिया आप लोगों ने, ये नहीं पढ़ा भी? इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो एफ क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो अगर मुझे, गामा क्या होता है वैसे, गामा होता है CP/CB। तो अगर मुझे मोनोटॉमिक के लिए लिखना है गामा, ठीक है, तो मोनोटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा, मोनोटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है अभी, एफ कितनी है, लिखा है हमने 3 ऊपर, यहाँ पे देखो। तो गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1+2/3। तो ये कितना हो जाएगा, 5/3। 5/3 को डिवाइड करो, कितना है, 1, फिर बच गया 2, 1.66 जा रहा हो। फिर अगर डाया एटॉमिक की बात करते हैं, डायटोमिक में क्या होता है, गामा इक्वल टू, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है डायटोमिक के लिए, 5। तो कितनी देगी, 7/5। तो कितना है यहाँ पे, 1.4। ट्राई एटॉमिक, गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1+2/6, यानी 8/6, यानी 4/3। ये कितना आ रहा है, 1.3। ठीक, अब ये तो आपके पेपर में काम आएगा, इम्पोर्टेंट है ये सारी। लेकिन थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि मोनो एटॉमिक क्या है और उसके पास कौन सी 3 ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि आपका पॉलिटेक्निक का एग्जाम भी है, तो वहाँ ऐसे तो आते हैं, लेकिन डिटेल में भी पूछा जा सकता है। तो मोनो एटॉमिक जानते हैं आप, जैसे कि आपके पास मोनो एटॉमिक जिनके पास एक ही मॉलिक्यूल, जैसे हीलियम हो गया, मान लीजिए हीलियम है, ठीक है, लिथियम है। तो ये क्या है, मोनो एटॉमिक, जिनके पास एक ही एटम है, ठीक है।
तो इसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो कितनी होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू 3 होती है। अब आपके पास बताइए कोई एक गैस मॉलिक्यूल्स है और वो क्या है? मोनो एटॉमिक है। तो उसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि वो एक्स में जा सकता है या वाई में जा सकता है या जेड में जा सकता है? यही तो पॉसिबिलिटीज है। तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3। 3 कौन सी है? 3 ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है। अब अगर वही मैं बात करूं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, अब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में कौन कौन आते हैं? डाया में आते हैं जैसे कि H2 हो गया, सॉरी ट्राई हो गया, H2 तो H2O2 ट्राई हो गया, लेकिन H2 इंडिविजुअल O2 ये क्या हो जाएगा? डाया हो जाएगा, जिनके पास दो मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए इसमें दो केस बनते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको और डिटेल में पढ़ता हूँ तो यहाँ पर भी रिजिड और नॉन रिजिड का केस आता है। लेकिन अगर जनरल केस में पढ़ूं, मान लीजिए दो एटम, ये डायटोमिक होगा, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास क्या है, इन दोनों के बीच एक कंस्ट्रेंट ये है, रुकावट जो है, जो एक टाइप की मोशन नहीं होने दे रहा होगा। देखा होगा आपने, अगर मैं इसको देखूं, ये मेरे पास एक्सिस है, ध्यान से समझना है, ये तीन एक्सिस है, ये एक्स वाई जेड है। तो मैं इसको तीनों, ये तीनों में जा सकता है, ऐसे इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो आपने कहा तीन ट्रांसलेशन तो है इसके पास। अब रोटेशन देखो किसके, अगर आप इसको देखोगे तो इसके अबाउट रोटेट कर लेगा, इसके अबाउट भी रोटेट कर लेगा, और इसके अबाउट भी रोटेट कर लेगा। लेकिन खुद के एक्सिस के अबाउट जब रखोगे तो ये क्या करेगा? रोटेट नहीं कर पाएगा, स्पिन कर पाएगा, रोटेट नहीं कर पाएगा। रोटेट कैसे करोगे? तो एक एक्सिस का, यानी आपके पास आप बोलोगे तीन ट्रांसलेशन प्लस दो रोटेशन। समझ गए? आप नहीं समझे? तीन एक्सिस में तो जा सकता है, ये ट्रांसलेशन मोशन होता है कि आपके पास क्या है, इधर भी जा सकता है, ये पूरा ऊपर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है। लेकिन अगर रोटेशन की बात करता हूं तो इसके अबाउट भी रोटेट कर सकता है, इसके अबाउट भी रोटेट कर सकता है। लेकिन ये जब खुद के एक्सिस के अबाउट होगा तो क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? इसके अबाउट रोटेट नहीं कर रहा होगा। तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी? तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। एफ इक्वल टू कितना? 3n - k था। तो थ्री पार्टिकल कितने, नंबर ऑफ पार्टिकल दो पार्टिकल, एन की वैल्यू तो दो है। एक कंस्ट्रेंट है ये वाला। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है जो रुकावट पैदा करता हो, जो रुकावट पैदा करता हो। तो कितना हो जाएगा? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितना हो जाएगा? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बात क्लियर है? इतनी यहाँ तक की बात क्लियर है तो हम आगे चले नेक्स्ट पेज में। चलिए, अब जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आई थी आपके पास, क्या आई थी? आपने कहा जो 5 आई थी, 5 में क्या था?
3 ट्रांसलेशन था प्लस 2 रोटेशन था। ये कहां पर था? एट रूम टेम्परेचर। अब यहां समझिए, जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो ये इसके अंदर एक वाइब्रेशन भी तो आएगा। एक, जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं मैं, तो इसके अंदर एक वाइब्रेशन भी आता है। ठीक है, क्या करेगा? कंपन भी तो करेगा। तो एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान, देखो तीन तो रोटेशन कर रहा होगा, दो, सॉरी, तीन ट्रांसलेशन, दो रोटेशन, और दो क्या करेगा? वाइब्रेशन करेगा। कहां पर ये केस बता रहा हूं, जब तक ये लिखा नहीं आएगा हाई टेम्परेचर, तब तक नहीं करोगे इंक्लूड। जब तक लिखा नहीं आएगा हाई टेम्परेचर, तब तक इंक्लूड नहीं करोगे। तो कितना आ जाता? 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता। ठीक है, अब इसको भी और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये तो बहुत बेसिक हो गया, थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको भी। कि जो आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, ये दो टाइप्स हो सकते हैं। कैसे? मान लीजिए ये है आपके पास, ऐसे डायटोमिक हो सकता है ये फिक्स्ड हो। अगर ये फिक्स्ड हो गई, इन दोनों के बीच ये फिक्स है, जैसे कि आपका डंबल है, इसको बोलते हैं रिजिड। और अगर ये फिक्स नहीं है, तो इसको बोलते हैं नॉन रिजिड। तो क्या क्या आपने क्या कहा कि रिजिड, अगर इन दोनों के बीच जिससे ये ज्वाइंट हो रखे हैं, अगर वो फिक्स हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? रिजिड बोल देते हैं। और अगर ये फिक्स नहीं है, तो इसको बोलते हैं नॉन रिजिड। अब रिजिड में क्या है आपके पास? रिजिड में 3 ट्रांसलेशन होता है, 2 रोटेशन होता है। तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 5। पर अगर नॉन रिजिड है, नॉन रिजिड में क्या होता है? 3 ट्रांसलेशन प्लस 2 रोटेशन और एक वाइब्रेशन भी होता है। मैं नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। तो कितनी हो जाएगी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो कितने हो जाएगी? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब है ट्रायटोमिक।
ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कैसे दिखता है आपके पास? इसके दो केसेस बनते हैं, आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। पहले ट्राया मतलब जिसके पास तीन है, जैसे कि आपके पास आपने अभी एग्जांपल लिया था H2O, हम लेंगे NH3, ऐसे और भी एग्जांपल होंगे। अब इनमें क्या है आपके पास ट्राया में कि कोई ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तो उसके पास तीन ट्रांसलेशन प्लस तीन रोटेशन होती है, तो कितनी हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम? 6 DOF। कहाँ पर? एट रूम टेम्परेचर। और एट हाई टेम्परेचर पर तीन ट्रांसलेशन प्लस दो रोटेशन प्लस दो वाइब्रेशन। अभी आपको नहीं पता चल रहा होगा ना कितने वाइब्रेशन ले रहे हो और कैसे ले रहे हो? तो कितने होंगे? कितने हो गई? 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक जनरल तरीका भी सिखा दूंगा, 7। हाई टेम्परेचर नहीं, वो नॉर्मल है। वो आपके पास क्या है, जब आपका हाई टेम्परेचर होगा तो इंक्लूड हो जाएगा वाइब्रेशन। वो किसी में भी बोल दीजिए। फिर आप क्या करते हैं, हम एक केस करेंगे कि कौन सा क्या है हाई टेम्परेचर पे। जैसे आपको ये मालूम होगा कि जो हाई टेम्परेचर पे है मोनो डायटोमिक एज अ ट्राइएटॉमिक की तरह भी काम करता है। ठीक है, चलिए अब हम इसके यहाँ पर देखते हैं कि जो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर दो केस बन सकते हैं। मॉलिक्यूल्स तीन टाइप, दो टाइप से हो सकता है। ये भी क्या हो सकता है, ये इसके क्या है, दो टाइप हो सकते हैं लीनियर। देखिए अब, ठीक है। ट्राइटोमिक जो है, अब देखिए यहाँ पर इसमें दो केसेस हो सकते हैं। एक तो ये भी एक ट्राइटोमिक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल CO2, NH2 कर दीजिए उसको। ठीक है, ठीक है। तो ये होता है, इसका देखा होगा आपने CO2 में कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O। ये एक एग्जांपल, यानी एक ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज हो सकता है। दूसरा एक ऐसा हो सकता है, ठीक है, जैसे कि NH2, या आपके पास क्या हो जाएगा H2O वाला एग्जांपल। आप लोग पढ़ लीजिए, एक बार टॉपिक पढ़ लीजिए, नहीं समझ आएगा तो वापस आप कंप्लीट करते हैं फिर आते हैं वापस। आपका क्वेश्चन है सर ट्राइटोमिक हाई टेम्परेचर पर सबका सम साथ होगा। और जो नहीं तो ये क्या करेगा, एक मिनट,
3 रोटेशन करेगा ना, रोटेशन तो यहाँ पे 3 ही बाई मिस्टेक होगा, ठीक है, ये 8 ही होगा, ये 8 होगा, ये 3 रोटेशन दिखा रहा है ना, तब 8 होगा। अब देखो यहाँ पर, ये आपके पास क्या है, ये दो केसेस हो गए। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे भी दिखा सकते हैं आप, ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं लीनियर केस। कौन सा बोलते हैं? लीनियर। इसको क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर। दो केस, लीनियर हो गया, नॉन लीनियर हो गया। तो अब यहां पर भी मैं दो केस कर रहा हूं, नॉन लीनियर और लीनियर का। ठीक है। अब लीनियर में क्या होगा आपके पास, अब लीनियर में भी दो केस बनेंगे आपके पास, रिजिड और नॉन रिजिड। इसमें देखेंगे कि अगर 3 ट्रांसलेशन प्लस 2 रोटेशन और कितना होगा, प्लस 4 वाइब्रेशन होगा। कितने होंगे? 4 वाइब्रेशन। तो कितने हो गए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम? 9 हो गए। कितना किसके लिए था ये था नॉन रिजिड के लिए। ठीक है, नॉन रिजिड के। वैसे भी आप इससे देख सकते हैं, नॉन रिजिड में है जब आपके पास रिजिड नहीं है। मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे, लीनियर केस में देख लेते हैं कि जब आपका रिजिड नहीं होगा तो ये जो कंस्टेंट है वो खुद ही हट जाएंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला कितना था? F इक्वल टू 3n माइनस की। तो नॉन रिजिड के केस में ये हट जाएगा। तो कितना है? ट्राइएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 3। तो ये कितना रहेगा? 3 इंटू 3 9। और अगर रिजिड है, जैसे कि आपने देखा कि अगर रिजिड है, अगर रिजिड है तो रिजिड में क्या होता है, ये फिक्स हो गए, एक्स ये फिक्स हो गए। तो अब कितने कंस्टेंट आ जाएंगे? 3 कंस्टेंट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा? F इक्वल टू 3n माइनस की। तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो 3 थे, नंबर ऑफ एटम तो 3 थे, माइनस 3 कंस्टेंट भी तो है, एक एंगल का कंस्टेंट आ जाता है, दो ये आपके पास क्या आ जाएगा। अब ये देखिए, लीनियर की केस की बात कर रहे हैं तो एक तो इसमें एंगल के वजह से एक कंस्टेंट आ रहा होगा, तो एंगल की वजह से आप मोड़ नहीं पाओगे ना, 180 है तो एंगल की वजह से एक को ऐसा नहीं कर सकते आप, एक को 180 सॉरी 90 कर सकते हैं, मोड़ नहीं सकते ना, या तो ये पूरा ही मुड़ेगा। तो एक कंस्टेंट तो इसने पैदा किया कि भाई मैं मुड़ने नहीं दूंगा, एक कंस्टेंट इसने पैदा किया, ठीक है, और एक ये एंगल ने भी कोई किया। तो कितने कंस्टेंट हो गए? 3 कंस्टेंट हो गए। तो क्या हो जाएगा आपके पास? अब कितना हो जाएगा यहाँ पर? कंस्टेंट कितना हो जाएगा आपके पास? एक क्या हो जाएगा आपके पास? 3 कंस्टेंट हो जाएंगे ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें कितने हो जाएगी? 6 होना चाहिए। लेकिन क्या है इसके पास? अब इसके पास जो एक कंस्टेंट और आ जाता है तो इसके पास क्या है, कितना हो जाएगा? कंस्टेंट हो जाता है इसके पास 4। लेकिन इसके बाद जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है, क्योंकि जब तक आपका रिजिड है, देखिए, जो भी आपका टेम्परेचर का कंसेप्ट आ रहा है वो किस में आ रहा हो? रिजिड में आ रहा हो। तो कितना हो जाएगा ये देखिए यहाँ पर, अगर ये रिजिड की बहुत बात है तो कितना आ जा रहा है इसमें? 3 ट्रांसलेशन आ जाएगा प्लस 2 रोटेशन आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने कंस्टेंट आते हैं? 4, तो कितना हो जाता है? 5। ठीक है, वाइब्रेशन एक्सक्लूड हो जाता है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर नॉन लीनियर के केस की बात करता हूँ, तो नॉन लीनियर में भी दो आएंगे, रिजिड और नॉन रिजिड। अब जो रिजिड में होगा,
अगर नॉन लीनियर में देखिए, नॉन लीनियर का केस ये है। अब इसके पास कितना, ये तो यही रहेगा, तीन कंस्टेंट। अगर आपके पास नॉन लीनियर है, कंस्टेंट हट जाएंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? आपके पास तीन ट्रांसलेशन हो जाते हैं, प्लस तीन रोटेशन हो जाते हैं, प्लस तीन वाइब्रेशन हो जाते हैं। तो कितनी हो जाएगी टोटल? 9। और अगर ये भी किसके लिए देखें, रिजिड के लिए देखें, तो रिजिड के लिए कितना हो जाएगा? तीन ट्रांसलेशन प्लस तीन रोटेशन। ठीक है, तो कितने हो जाएगी? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि इसमें कंस्टेंट कितनी है आपके पास? एक, दो और तीन। ठीक है, अब यहां पर पॉली एटॉमिक समझते हैं, फिर वापस ट्राई एटॉमिक में आते हैं। ठीक है, अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है आपके पास। पॉली एटॉमिक मतलब पॉली एटॉमिक की बात है, तो पॉली एटॉमिक में क्या है आपके पास? लीनियर भी होंगे, नॉन लीनियर भी होगा। ये है लीनियर, ये है नॉन लीनियर। पॉली एटॉमिक मतलब 3n नंबर हो इसके बाद। ठीक है, नॉन लीनियर जब आपके पास क्या है? ठीक है, 3n नंबर्स है। तो अब क्या है, इसके केस में क्या कहा हमने? इसके भी दो केस कहा हमने, कि एक केस है रिजिड, नॉन रिजिड। दूसरा केस किसका है? रिजिड। अब इसके केस में नॉन रिजिड की बात करते हैं। तीन ट्रांसलेशन तो कर ही सकता है वो, प्लस रोटेशन कितना होगा? रोटेशन आपको ध्यान रखना होगा, कितना रोटेशन होगा? दो रोटेशन होगा लीनियर के केस में, क्योंकि क्या है, सॉरी, दो रोटेशन होगा। अब वाइब्रेशन कितना होता है? तो वाइब्रेशन के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो 3n-5 होता है वाइब्रेशन। अब देखो यहाँ पर 3n कैसे, जैसे पीछे देखे यहाँ पर हमने यहाँ पर 4 लिखा ना, तो अब देखो यहाँ पर कि कितना होता है? जनरल फॉर्मूला कितना? 3n। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ट्राई की। तो 3n, n कितना है? 2 है, सॉरी 3 है, -5। तो वाइब्रेशन कितने आ गए? 4 वाइब्रेशन आ गए। ठीक है, तो 4 वाइब्रेशन आ गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब आप किसकी बात करते हैं? रिजिड की बात करते हैं, रिजिड की बात करते हैं। अच्छा, चलिए एक मिनट समझाता हूँ मैं आपको। रिजिड, रिजिड के केस में कितना? आपके पास तीन ट्रांसलेशन होते हैं, प्लस दो रोटेशन। ठीक है, तो कितने हो जाएगा? ये हो जाता है आपके पास। अब अगर नॉन लीनियर के केस में देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके केस में कितना आता है? तीन ट्रांसलेशन आता है, प्लस दो रोटेशन आता है। दो रोटेशन आता है, प्लस 3n-6 वाइब्रेशन आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे कितना है आपके पास? यहाँ पे 3 रोटेशन है। अब क्या है आपके पास? देखो यहाँ पर ये किया था ना वाइब्रेशन 3, ऐसे ही तो मिले थे आपके पास। यहाँ पे देखो 3, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, नंबर ऑफ एटम कितने? 3, -6 तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसीलिए तो कहा 3 रोटेशन, 3 वाइब्रेशन और 3 ट्रांसलेशन। और अगर मैं रिजिड के केस की बात करता हूँ तो रिजिड में कितना हो जाएगा आपके पास? 3 ट्रांसलेशन प्लस कितना हो जाएगा? 3 रोटेशन हो जाएगा।
तो कितना आ जाएगा ये रिजिड के केस में। ठीक है। अब इन्होंने पूछा कि ये वाला फोर्थ वाला कंस्टेंट कहाँ रखा, क्यों रखा आपने। तीन तो कंस्टेंट आपको समझ आ गए हैं। ठीक है, तीन कंस्टेंट तो ये दिख रहे हैं आपको। अगर मैं ऐसे लिखूँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, लेकिन जब आपने डाया पढ़ा होगा तो एक कंस्टेंट ये बताया था मैंने कि ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर पाएगा। तो ऐसा ही तो है ये भी एक, जिसमें अपने एक्सिस के अकॉर्ड जो वाइब्रेशन हो जाएगा वो थ्री वाइब्रेशन, सॉरी रोटेशन हो जाएगा, थ्री रोटेशन ना होकर टू ही रोटेशन होगा। चलिए मैं इसको यहाँ 6 कर देता हूँ। लेकिन इसमें लिखोगे ना एक जो रोटेशन है वो कम हो जाएगा। रोटेशन ये समझाया तो था कि जब आपके पास फिक्स एक्सिस हो तो ये अपने अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है, बाकी दोनों एक्सिस के अबाउट रोटेशन रोटेशन कर रहा होगा, तो रोटेशन क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। इसीलिए कितने हैं यहाँ पर, कितना लिखा मैंने, 6 लिखा, सॉरी 5 लिखा। तो एक लिख सकते हैं +1, एक और माइनस होगा, 4 लिख दो इसको सीधा, फिर जाके 5 आ जाएगा। अब किसी का क्वेश्चन क्या था। अब देखो यहाँ पे ये समझ आ गए, ये वाइब्रेशन 4 यहाँ कैसे लिखे, तो यहाँ के लिए क्या फॉर्मूला है, यहाँ है 3n-5, और यहाँ क्या है 3n-6, नॉन लीनियर के केस में। अब पूछो क्वेश्चन कौन सा नहीं समझ आया। ओके, कौन सी चीज नहीं समझ आया। सबको क्लियर है, वापस रिपीट कर लेते हैं एक बार। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ठीक है। तो आपके कॉलेज लेक्चर में तो जो है सिर्फ जो मैंने एक बनाया था उससे ही काम हो जाएगा आपके पास। जब आपके पास ये बताया था मैंने तो आपके इससे काम हो जाएगा, आपको बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत भी नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। मदर N2 क्या होता है, N2 क्या होता है, डाया होता है, मोनो होता है या ट्राया होता है। वो तो N2 नाइट्रो डाया, तो डाया के पास कितने डिग्री फ्रीडम होती है। आपके लेक्चर में तो इससे काम चल जाएगा, ये और डिटेल है अंदर। ठीक है, तो वापस कर लेते, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होते हैं जो सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। कैसे वेरी करते हैं, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट, वो कायम में सब जैसी एक जैसी रुकावट होगी,
अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अलग अलग रुकावट नहीं होगी। चलिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो जनरल फॉर्मूला होता है 3n - k होता है। n इज ए नंबर ऑफ पार्टिकल, k इज ए कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए डिस्क्राइब करने के लिए, कोई पार्टिकल को डिस्क्राइब या सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए तीन मोशन है, ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल लिया था कि आपके पास अगर किसी यहाँ पर कोई एक बॉक्स दे रखा है, तो इसको इसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मुझे एक्स एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगी। अगर कोई 2 डायमेंशन में मोशन कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है एक्स और वाई में, तो इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कौन से? एक तो एक्स का पता होना चाहिए, एक वाई का पता होना चाहिए। अगर मैं कोई स्पीयर है, वैसे रोटेट करते आगे बढ़ रहा है, रोल करके बॉल, तो इसके पास एक तो ट्रांसलेशन मोशन हो गया वन एक्सिस में, दूसरा इसके पास एक रोटेशन आ गया, तो एक ट्रांसलेशन एक रोटेशन हो गया, तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई? 2। तो अगर कोई फ्री पार्टिकल है इन स्पेस में, तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? तो इधर भी जा सकता है, इधर भी और इधर भी, तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, तो अब जो है आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपके जनरल आप देखोगे, आपके पास इतना ही काम आएगा कि 3 डिग्री होती है मोनोटॉमिक के लिए, डायक के लिए 5 होती है, और ट्रायक के लिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैंने यहाँ पर गामा इक्वल टू 2 + f वाले फॉर्मूले से भी निकाला, इक्वेशन ऑफ स्टेट से, कि गामा कितना निकलता है? गामा होता है Cp/Cv, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देन अगर मैं यहाँ पर मोनोटॉमिक के लिए लिखूँ, तो गामा इतना आता है, डाया के लिए आता है तो इतना आ जाता है, ट्राया के लिए आता है तो इतना आता है। पर अगर मैं इस मोनो एटॉमिक को और डिटेल में जानूँ, तो मोनो एटॉमिक तो ऐसे एटम जिनके पास एक ही मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास एक ही एटम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो मोनोटॉमिक है। तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? मोनोटॉमिक कोई है तो वो एक्स में जा सकता है, वाई में और जेड में, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो कितनी हो जाएगी ट्रांसलेशन मोशन? कितनी हो जाएगी? 3 ट्रांसलेशन मोशन हो जाएगी। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, जैसे H2O2 N2, जितने भी डाया है दुनिया में, जितने भी डायाटॉमिक है उनके लिए आपके पास सेम रहेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि H2 के लिए अलग होगा, O2 के लिए अलग होगा। तो 3n - k इज ए कंस्टेंट, क्योंकि ये इनके पास एक लिमिटेशन है कि ये खुद के एक्सिस का अबाउट रोटेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम? इसके पास 5 हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन अगर हाई टेम्परेचर हो तो एक वाइब्रेशन इंक्लूड हो जाता है, 2 वाइब्रेशन इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 वाइब्रेशन आपके पास इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो कितने हो जाएगी? 7 ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी इसके बाद। लेकिन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की जो है दो टाइप के हो सकता है, रिजिड हो सकता है, नॉन रिजिड होता है। अगर ये एक्सिस इनके बीच फिक्स हो जाए, फिक्स्ड है, तो क्या है? रिजिड है। और अगर ये फ्लेक्सिबल है तो नॉन रिजिड हो जाता है। जब आपके पास ये फ्लेक्सिबल होता है तो ये वाइब्रेशन भी करता है। जब ये फ्लेक्सिबल होगा तो वाइब्रेशन भी करेगा, तो 2 रोटेशन एक वाइब्रेशन भी होगा, तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। अदरवाइज रिजिड के लिए क्या होता है आपके पास? क्या हो जाएगा? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ठीक है, दूसरा आपके पास नेक्स्ट है ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। तो ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए कैसे? जैसे H2 है, NH2 है, तो इसके पास 3 ट्रांसलेशन होगा और 3 रोटेशन होगा। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम एट अ रूम टेम्परेचर, बट एट अ हाई टेम्परेचर वाइब्रेशन इज इंक्लूडेड। तो वाइब्रेशन कितना इंक्लूड हो गया? 2 इंक्लूड हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपके पास, ये ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल्स को भी दो टाइप से क्लासिफाई किया गया, रिजिड, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में क्या होता है? ये एक लीनियर है और ये नॉन लीनियर का केस। अब इसमें भी क्या है आपके पास? लीनियर में क्या बनता है? नॉन रिजिड और रिजिड, वैसे ही नॉन लीनियर में भी बनेंगे। ठीक है, नॉन लीनियर में भी बनेंगे और लीनियर में भी बनेंगे। तो आपके पास यहाँ देखो जनरली कितने पार्टिकल है, तो जब भी आपके पास नॉन रिजिड आ रहा होगा तो कंस्टेंट हटा दीजिए,
तो कितना 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 हो जाएगी। 9 कैसे, 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन, 2 रोटेशन, यहाँ आर लिखना होगा, 2 रोटेशन होगा और 4 वाइब्रेशन होंगे, तो कितना हो गया 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। अब देखो, क्योंकि रिजिड के केस में पहले से क्या है, 2 रोटेशन चले आ रहे हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब आपका नॉन रिजिड होगा तो कंस्टेंट ऐड हो जाएंगे। 3 कंस्टेंट ये हो गए, एक ये खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर पाएगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 9 हो जाएगा। नॉन लीनियर की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 वाइब्रेशन होता है, क्योंकि नॉन लीनियर है, किधर भी रोटेट कर सकता है, इसके पास लिमिट नहीं रहे ना, ये फ्लेक्सिबल हो गए, कंस्टेंट हट गए, तो कितनी है, 3 रोटेशन हो गए, और क्या हो जाएगा आपके पास, 3 वाइब्रेशन हो गए, तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। वैसे ही रिजिड के पास 3 रोटेशन और 3 ट्रांसलेशन हो जाएंगे, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। तो वैसे ही पॉली एटॉमिक के पास, जिनके पास 3n नंबर होते हैं, ठीक है, तो इसमें भी लीनियर का केस और नॉन लीनियर, तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन, 3n-5 वाइब्रेशन। नॉन रिजिड, रिजिड के लिए 3 ट्रांसलेशन प्लस 2 रोटेशन। ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे नॉन लीनियर के केस में 3 रोटेशन, 3 ट्रांसलेशन, और ये हो जाएगा वाइब्रेशन 3n-6। लीनियर में 3n-5 होता है, इसमें 6 होता है। ठीक है। और इनमें तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ठीक है। पॉली में 3r, कोई इशू नहीं है। पॉली में 3r कैसे हुआ, ठीक है, तो चलिए पॉली से समझने से पहले इसमें ही समझ लेते हैं, किसमें, नॉन लीनियर केस में, ट्राया में समझ, सॉरी ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में समझ लेते हैं। ट्राया में देखो, अगर ये कंस्टेंट हट जाए, नॉन लीनियर के केस की बात करता हूँ, ये नॉन लीनियर के केस है, तो ऐसा समझो ये तीनों एक्सिस के अगर ये कंस्टेंट हट रहे हैं, तो आपके पास क्या है, रोटेशन, 3 रोटेशन इंक्लूड हो जाते हैं। जो रोटेशन, जहां रिजिड तो फिक्स है ना, रिजिड के केस में देखोगे अगर आप, यानी लीनियर के केस में तो ये एक साथ में आ जाएंगे ना, ये लीनियर हो गए। लेकिन अगर नॉन लीनियर के केस की बात कर रहे हैं, तब ये क्या है, ये 3 रोटेशन मोशन करता है। देखिए देखिए, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी रोटेट कर सकता पूरा, इसमें भी रोटेट कर सकता है, और इसके अबाउट भी रोटेट कर सकता है पूरा। ठीक है। तो वही तो पॉली है, पॉली भी तो ट्राइटॉमिक मॉलि, अगर एन की वैल्यू 1 रख दो तो कितना हो जाएगा, पॉली में भी क्या हो जाएगा, 3r ही हो जाएगा। अगर एन की वैल्यू में 1 रख दूं, तो ये तो पॉली का केस, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स का केस बन गया। बाकी और चले आगे चले।
चलिए, तो नेक्स्ट करते हैं इक्विपार्टीशन थ्योरम। इक्विपार्टीशन थ्योरम। अब इक्विपार्टीशन थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं। दो स्टेटमेंट इक्विपार्टीशन ने दिए थे। आप लोग जो 12th तक पढ़ते हैं वो एक ही स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लेकिन दो स्टेटमेंट होते हैं। वो एक पहला स्टेटमेंट क्या है, इसमें भी आप पढ़ते हैं लीनियर के लिए, और अगर डिटेल में जाओगे अंदर तो पढ़ते हैं फिर आप अ, किसके लिए, रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए पढ़ लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं, क्योंकि क्या है, जैसे टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे आ जाता है तो वहां पर जो है ईच कंट्रीब्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ ना केबीटी के केबीटी होता है। ठीक है, तो ये भी है। पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है इक्विपार्टीशन थ्योरम। तो इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या कहती है कि जो एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी होगी, एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ केबीटी। कितनी होती है? हाफ केबीटी। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये कोई एक डिग्री ऑफ फ्रीडम दी हुई है, इसके साथ एनर्जी कितनी एसोसिएट होगी, एसोसिएट, तो ये होती है हाफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितनी होती है? हाफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। पर ये ध्यान रखोगे आप, ये ध्यान रखोगे कि ये कब होती है, जब आपके पास ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। नॉर्मल हम वाइब्रेशन की बात करते ही नहीं है, तो आपकी बुक्स भी नहीं करती है। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर पर हो, तो आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी समझते हैं, लिखना मत, अभी समझते हैं तब लिख लेना। फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या लिया था, मोनोटॉमिक लिया। मोनोटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 3। तो एनर्जी कितनी एसोसिएट होगी इसमें, थर्मल काइनेटिक एनर्जी, यानी एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट, यानी आप लिखोगे इसको, एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, यानी ईच डिग्री के साथ कितना था, हाफ केबीटी। यही तो था स्टेटमेंट। अभी मत लिखना, समझते हैं। अब मोनोटॉमिक के पास कितना, 3 बाई कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3। तो इतनी एनर्जी एसोसिएट होगी उसके साथ। तो वैसे ही आपके पास, जैसे हम डाय की बात कर लेते हैं, डायटोमिक की बात कर लेते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 5 है। आपने कहा 3 रोटेशन है प्लस 2 वाइब्रेशन, सॉरी 3 ट्रांसलेशन है, 2 रोटेशन है। 3 ट्रांसलेशन है प्लस 2 रोटेशन है, तो कितना हो जाएगा, 5। तो आप कहोगे कि ईच डिग्री के साथ जो एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट है वो कितनी है, आप बोलोगे 5/2 केबीटी। अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ, तो आप बोलोगे देखो, यहाँ पर कितनी ट्रांसलेशन थी, 3। तो 3 के साथ कितना, हाफ केबीटी प्लस 2 इंटू इसके साथ कितनी एसोसिएट होगी, ईच डिग्री के साथ ना, 3 डिग्री ये थी, 2 डिग्री ये थी, तो हाफ केबीटी। तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 5/2 केबी। इतना ही आता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाएगी, प्रॉब्लम वहां पर आ जाएगी जब आपके पास वाइब्रेशन हो। मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल्स है जिसके पास 3 रोटेशन है, 3 ट्रांसलेशन है प्लस 2 रोटेशन है और एक वाइब्रेशन है। तो आप क्या करोगे, अब सिंपल सा आप लिखोगे 1 2 3 4 6 हो जाएगा। आप सीधा कर दो कैसे कि ईच डिग्री के साथ कितना एसोसिएट होता है, हाफ केबीटी, और आपने यहाँ 6 लिख देना, जो कि आंसर आ जाएगा 3 केबीटी। और आप पेपर में भी होगा और आप करेक्ट करके आ जाओगे, जो कि एकदम गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा कि ये जो हाफ केबीटी होता है, ये किस कब तक वैलिड है, जब तक ट्रांसलेशन और रोटेशन है। जैसे ही वाइब्रेशन आया, यहाँ पर लिखा मैंने हाफ केबीटी, ये भी ठीक है। फिर लिखा 2 × ½ केबीटी, ये भी ठीक है। प्लस जैसे ही वाइब्रेशन आ जाएगा तब केबीटी लिखना पड़ेगा आपको, उसके साथ जो एनर्जी एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होती है
वो केबीटी होती है। ये कब आता है? हाई टेम्परेचर पर। वाइब्रेशन कहाँ पर आता है? हाई टेम्परेचर। तो कितना हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1 + 1। तो कितना हो जाएगा? 247/2। और आंसर करेक्ट हो गया 3/5 की बेटी। समझ गए? ये बात, पूरी बात समझ गए? दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? अगर पहला स्टेटमेंट समझ गए, चलिए लिख लेंगे तो आपको ज्यादा और समझ आएगा, ठीक है? स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? तो क्या पढ़ा था हमने? एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट associated with each degree of freedom, each degree of freedom is half kb। हाफ kb, ठीक है? ब्रैकेट में लिखो, अगर हाई टेम्परेचर लिखा है, ये डेफिनेशन में नहीं है, ठीक है? या फिर वाइब्रेशन दिया हो, तो ऐसा भी नहीं, हाई टेम्परेचर ऐसा मत लिखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर, क्योंकि वाइब्रेशन निकालनी पड़ेगी आपको अलग से। वाइब्रेशन के साथ वाइब्रेशन के साथ केवीटी होगी। एग्जाम्पल, मोनो एटॉमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने थे? 3। तो एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? थ्री के बी। एग्जाम्पल नंबर 2, डायटोमिक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? 5। 3 ट्रांसलेशन प्लस 2 रोटेशन, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी इसके साथ कितना एसोसिएट होगा? हाफ के बी टी। बी के बी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट,
टोटल कितना हो जाएगा 5/2 KBT। ठीक है, डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं कि जो एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी है कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, तो एफ के हाफ KBT होता है, तो कितना एफ की वैल्यू कितनी है 5। और इसमें एग्जांपल नंबर थर्ड है कि अगर एफ की वैल्यू, अगर आपके पास ऐसा दिया हो 3 ट्रांसलेशन दे रखा हो प्लस 2 रोटेशन दे रखा हो प्लस 1 वाइब्रेशन दे रखा हो, तो एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 3/12 KBT प्लस 2/12 KBT। जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ये। इसके साथ KBT होगा, हाफ KBT नहीं होगा। तो कितना आ जाएगा 3/2 प्लस 1 प्लस 1 KBT। तो 7/2 यानी 3/, ऐसे लिख सकते हैं 7/2 KBT। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है, स्टेटमेंट नंबर 2, कोई हैमिल्टोनियन दे रखा होगा, पहले समझते हैं। कोई हैमिल्टोनियन दे रखा है, लेट्स सपोज ये हैमिल्टोनियन दे रखा है, कितना दे रखा है p²/2m, और प्लस कितना दे रखा है हाफ m⍵²x। अच्छा, हैमिल्टोनियन क्या होता है, एक एनर्जी ऑपरेटर होता है, इसको क्या बोलते हैं हैमिल्टनियन। सबने आप सब लोगों ने तो सुना ही होगा हैमिल्टोनियन। क्लासिकल मैकेनिक्स में हैमिल्टोनियन क्या होता है, एक एनर्जी ऑपरेटर होता है, एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितने क्वाड्रेटिक टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म मतलब जिसके ऊपर स्क्वायर है, एक क्वाड्रेटिक टर्म है, क्योंकि ये एक्स में तो ये पी एक्स है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो एक प्रत्येक क्वाड्रेटिक टर्म का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हाफ KBT होगा। तो एक क्वाड्रेटिक टर्म यहाँ है, एक यहाँ है, तो कितना हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा आपके पास एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी है, जिसको यू से भी दिखाते हैं, UBC को बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा, कितने क्वाड्रेटिक टर्म है, एक दो, तो आप कहोगे ईच डिग्री, ईच क्वाड्रेटिक टर्म के साथ कितना हाफ KBT, तो कितने हो जाएगी एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी KBT हो जाएगा। अगर मैं ऐसा कहूं कि आपके पास कोई हैमिल्टनियन दे रखा है जिसमें लिखा है हाफ p² लिखा है प्लस यहाँ पर लिखा है हाफ m⍵² और x² ना होके यहाँ पर r² कर दिया, r² कर दिया, तो r मतलब x भी होगा, x² प्लस y² प्लस z² लिखा गया होगा, इसको ऐसे ही तो लिखा गया होगा, प्लस
ये भी क्या रहा होगा, जब ये थ्री डायमेंशन है तो ये भी ऐसे लिखा होगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर बाई ट्वाइस है। तो कितने क्वाड्रेटिक टर्म है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। तो आप बोलोगे कि जो एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी है यू, वो कितनी हो जाएगी? 6 1/2 kb, यानी 3 kb। क्लियर है आप लोगों को? ये बात क्लियर है? ये बात समझ आई नहीं आई आज? चलिए, तो स्टेटमेंट लिखते हैं फिर एग्जाम्पल लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ each quadratic terms in Hamilton as हाफ के बी। ये तो कहा था कि जो ईच क्वाड्रेटिक टर्म के साथ जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना? हाफ के बी। एग्जाम्पल, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसके पास जो एनर्जी? कभी कभी ऐसे लिख के आ जाएगा, ये इक्वेशन भी नहीं देगा। इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो कितना है? एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो कितने बन गए? टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सॉरी क्वाड्रेटिक टर्म्स। तो कितने हो जाएंगे? टू। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, यानी एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी, जिसको यू भी बोला गया, तो कितनी हो जाएगी? 2 × ½ kb। दूसरा एग्जांपल क्या कहा हमने कि आपको दे दिया गया, क्या दे दिया गया? एक क्वेश्चन लिख ही लो ताकि आपको याद रहेगा। क्वेश्चन है एवरेज टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्लासिकल 3D लिखा आपकी बार, कितना लिखा? 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर। चलिए इसका आंसर बताओ मुझे कितना होगा।
बताइए, इसका आंसर बताओ। मैं इक्वेशन नहीं लिखेगा वो। चलिए, बहुत बढ़िया। क्योंकि क्लासिकल हार्मोन 3 डायमेंशन बोला ना, तो ये ऊपर क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर ही तो था। तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा आपके पास पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम प्लस हाफ एम ओमेगा आर स्क्वायर। तो पी, इसके भी 3 बनेंगे, पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर बाई ट्वाइस एम, प्लस कितना हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, तो कितना हो जाएगा, कितने हो गए, 6। तो 6 कितना कंट्रीब्यूशन करता है, हाफ के बी। 3 kBT जिनका आंसर आया वो करेक्ट है। ठीक है। कोई डाउट है? आज के लिए रखते हैं इतना ही, बाकी करते हैं कल। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।